इजराइल विल फिनिश द जॉब ऑन ईरान, ये शब्द थे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बीते दिनों इजराइल पहुंचे थे। यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, सीज फायर सब पर चर्चा हुई होगी, लेकिन नेतन्याहू ने जिस तरीके से ईरान को ललकारा, उससे लगता है दोनों नेताओं की मुलाकात की मेन कड़ी ईरान ही था। तो ईरान को रास्ते से क्यों हटाना चाहता है इजराइल? ट्रंप का ईरान को लेकर रुख क्या है? क्योंकि नेतन्याहू ने रूबियो से मिलने के बाद सीधे कह दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मदद से ईरान का काम खत्म कर सकते हैं और करेंगे। तो मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध होने वाला है क्या? अगर ऐसा होता है तो इसका असर भारत पर कितना पड़ेगा? क्योंकि भारत और ईरान के बीच काफी अच्छे संबंध है। 16 फरवरी को बैठक के बाद नेतन्याहू और रूबियो यरूशलेम में एक साथ आए। कहा कि इजराइल और ट्रंप प्रशासन ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने में रोकने के लिए पूरी तरह से एकजुट है। नेतन्याहू ने कहा, जब से इजराइल और हमास के बीच 16 महीने पहले युद्ध हुआ था, इजराइल ने ईरान के आतंकवादी धुरी को एक मजबूत धक्का दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के मजबूत नेतृत्व के तहत और आपकी अड़िग समर्थन के साथ मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम इस काम को पूरा कर सकते हैं और करेंगे। रूबियो ने भी इस दौरान ईरान को इलाके में अस्थिरता का सबसे बड़ा स्रोत बताया। हालांकि ईरान ने इस धमकी को नकार दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने कह दिया कि जब बात ईरान जैसे देश की होती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। यह टिप्पणी उस समय आई है जब ये संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल शायद अगले कुछ महीनों में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर सीधे हमले करने पर विचार कर रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि ईरान के वैज्ञानिकों की एक सीक्रेट टीम तेहरान में परमाणु बम बनाने पर तेजी से काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। ईरान अब ज्यादा यूरेनियम को 60% तक संवर्धित यानी कि इनरिच्ड कर रहा है, जो लगभग उस स्तर पर पहुंच रहा है जिससे परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी माना जाता है। इसके लिए 90% तक संवर्धित यूरेनियम चाहिए होता है। IAEA ने बताया है कि ईरान के पास अब 200 किलोग्राम यूरेनियम जमा हो चुका है, जो एक परमाणु बम बनाने के लिए काफी हो सकता है। अगर ईरान इस तरीके से यूरेनियम को संवर्धित करता रहा तो वो 6 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। अब थोड़ा अमेरिका की बात करते हैं। आखिर शिया मुस्लिम देश से अमेरिका को ऐसी क्या दुश्मनी है? देखिए, जब 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई और शाह का शासन खत्म कर अयातोल्ला अली खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने, तो अमेरिका भी इससे खुश नहीं था, क्योंकि ईरान का पुराना शासक अमेरिका के करीब था। इसके बाद 1979 में ही इस्लामिक क्रांति के बाद कुछ ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला कर 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। बस यही से ईरान और अमेरिका में दरार पड़ गई, जो समय के साथ बढ़ती चली गई। ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की वजह से दोनों देशों की दुश्मनी काफी बढ़ चुकी है। 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के काल में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी कि JCPOA कहा गया। यह समझौता ईरान और 6 बड़े देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन के बीच हुआ था। इस समझौते का उद्देश्य था कि ईरान अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को सीमित करेगा और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति बने तो समझौते से बाहर निकल गए। ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। ईरानी सेना के बड़े कमांडर कासिम सुलेमानी को भी अमेरिका ने ठिकाने लगा दिया। ट्रंप ने ही इसके आदेश दिए थे। इसके बाद ट्रंप ने कई बार ईरान पर आरोप लगाए। खैर 2024 में राष्ट्रपति चुनाव के कैंपेनिंग के दौरान ट्रंप ने आरोप लगाया था कि उन पर हमला जो हुआ है उसमें ईरान का ही हाथ हो सकता है। 5 फरवरी 2025 को भी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि अगर तेहरान ने मेरी हत्या करने की कोशिश की तो मैं उन्हें नेस्ता नाबूद कर दूंगा। लेकिन फिर ट्रंप के तेवर बदल गए। 8 फरवरी को एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने ईरान पर हमले की बात का खंडन कर दिया। ट्रंप ने कहा, मैं चाहता हूं कि ईरान एक महान और सफल देश बने, लेकिन ऐसा देश जिसके पास परमाणु हथियार ना हो। समय की मांग है कि समझौते पर काम शुरू किया जाए और इस पर हस्ताक्षर होने और पूरा होने पर मिडिल ईस्ट में एक बड़ा जश्न मनाया जाए। ट्रंप ने आगे कहा,
मैं ईरान के साथ गैर परमाणु समझौता करना चाहता हूं। मैं उस पर बमबारी करने के बजाय शांति समझौता करना पसंद करूंगा। अब जानकार मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस अभी अमेरिका पर है, तभी वो दूसरे देशों को जाने वाली फंडिंग रोक रहे हैं, टैरिफ बढ़ा रहे हैं, अप्रवासियों को चुन चुन कर देश से निकाल रहे हैं और शांति की बात भी कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रंप इजराइल का साथ नहीं देंगे। इजराइल ने बीते दिनों खुद ये जानकारी दी थी कि उसे 2000 पाउंड के बमों की एक खेप अमेरिका ने भेजी है। ये बम, जिन्हें बंकर बस्टर्स भी कहा जाता है, अंडरग्राउंड इलाकों में घुस सकता है, यानी ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रंप ने अपने पदभार संभालने के कुछ ही दिनों बाद बाइडेन प्रशासन द्वारा लगाए गए इन बमों की आपूर्ति पर प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया था। अब बमों की खेप पहुंच चुकी है, तो साफ है कि अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका बैकडोर से उसकी मदद जरूर करेगा। यानी ट्रंप चाहते तो है कि ईरान काबू में रहे, लेकिन खुले तौर पर लड़ाई भी नहीं छेड़ेंगे। अब अगर बात करें कि ईरान पर अगर इजराइल ऐसा हमला करता है तो उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, इसमें से ज्यादातर वेस्ट एशिया से आता है। ऐसे में इजराइल ईरान जंग से वेस्ट एशिया से तेल खरीदी पर असर पड़ेगा। इससे क्या होगा, देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है क्योंकि कच्चा तेल का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा इससे व्यापार घाटा बढ़ेगा और इनडायरेक्टली डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो जाएगा। भारत के ट्रेड पर भी असर पड़ सकता है। ईरान के साथ भारत का ट्रेड 2019 में $17 बिलियन से घटकर 2023 में $2.33 बिलियन रह गया है, तो ये और कम हो जाएगा, इससे नुकसान ही होगा। कच्चे तेल के बढ़ते दाम और युद्ध के हालात से शेयर मार्केट पर भी असर पड़ेगा और इससे एनर्जी, ऑटोमोबाइल और एयरलाइन सेक्टर के शेयरों पर भी असर पड़ेगा। वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ने से फ्लाइट्स का रूट बदल सकता है, जिससे रूट लंबे होंगे, जिससे लागत बढ़ेगी और किराया भी बढ़ जाएगा। सबसे बड़ा झटका भारत को चाबहार पोर्ट को लेकर लगेगा। इसके लिए भारत ने ईरान को $370 मिलियन के आसपास दिए हैं। ईरान के रास्ते अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में भारत सामान भेजता है इसी चाबहार पोर्ट से। जंग की वजह से अगर ये बंद हुआ तो भारत को बड़ा नुकसान होगा। दूसरे ट्रेड रूटों पर भी असर पड़ेगा, जिससे भारत यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बाजार में माल पहुंचाता है। वेस्ट एशिया में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं। जंग के आसार होने पर ये लोग भारत वापस आ जाएंगे और इससे भी भारत की मुसीबत बढ़ेगी। अब बात करते हैं, अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग होती है तो किसका पलड़ा भारी होगा। देखिए, इजराइल का सीधे तौर पर भले ही अमेरिका साथ ना दे, लेकिन इतिहास गवाह है कि वो इजराइल को मदद जरूर पहुंचाता रहा है और आगे भी वो इजराइल की मदद जरूर करेगा। वो ईरान की मदद के लिए चीन, रूस आगे आ सकते हैं, लेकिन खुले तौर पर वो भी आगे नहीं आएंगे, ऐसा माना जा रहा है। ट्रंप ने भी चीन और रूस से संबंध सुधारने की कोशिश अब शुरू कर दी है। वो लगातार पुतिन की तारीफ करते हैं, चीन के राष्ट्रपति की तारीफ करते हैं। यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे पुतिन को अब ट्रंप का साथ भी मिलता दिख रहा है। चीन कुछ मदद कर सकता है, लेकिन कितनी मदद करेगा ये जंग के दौरान देखना होगा। बाकी ईरान के प्रॉक्सी संगठन होंगे जो उसकी ढाल बनेंगे, जिसमें हिजबुल्ला है, हमास है, यमन के हुती विद्रोही है, इस्लामिक रेजिस्टेंस है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस है और ऐसे कई ग्रुप्स और शामिल होंगे जो मिडिल ईस्ट के ही है। इजराइल के लिए ईरान का कमजोर होना सिर्फ न्यूक्लियर पावर की चिंता नहीं है, ये एक तरह से थोड़ा पर्सनल भी हो सकता है। फिलिस्तीन के लिए ईरान हमेशा से कहता आया है कि इजराइल ने वहां कब्जा किया है। इजराइल 1948 में जब से बना, उसे अरब देशों से जंग लड़नी पड़ी। ईरान इन सब में सबसे ताकतवर माना जाता रहा है। फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास हो या फिर लेबनानी उग्रवादी संगठन हिजबुल्ला हो, इजराइल को दोनों मोर्चों पर काफी नुकसान उठाना पड़ा है। हमास का खात्मा करने का ख्वाब देखने वाले बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका का साथ होने के बाद भी उसे खत्म नहीं कर पाए। ऐसे में ईरान की अगर सत्ता बदल जाती है तो ये एक तीर से कई निशाने जैसा होगा। इजराइल अक्सर ईरान को चेतावनी देता है, लेकिन ईरान का मानना है कि वो उसे कमजोर समझकर गलती कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी कई बार कह चुके हैं कि इजराइल को सही समय पर सही जवाब दिया जाएगा। हालांकि सीरिया में तख्तापलट के बाद ईरान देखा जाए तो शांत है, बस शब्दों से ये युद्ध चल रहा है। लेकिन क्या ये शांति किसी बर्बादी से पहले की खामोशी है? क्या ईरान वाकई न्यूक्लियर पावर बन चुका है या बनने के करीब है, या फिर ईरान अमेरिका से एक बार फिर न्यूक्लियर पर डील कर लेगा?